हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जून को हुए आरआरबी एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट में आए कुल 51 प्रश्नों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए थे, जो हमारे आने वाली परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम चल के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे। हम इसका 100% एक्यूरेट आंसर भी बताने वाले हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे हर शिफ्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप अगले शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन अभी भी कुछ पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है टांका और कुंड किस राज्य की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है। क्या है क्वेश्चन? टांका और कुंड किस राज्य की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान। राजस्थान की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली अभी भी टांका और कुंड हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था। आप इसका आंसर कमेंट में बताएं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेसोपोटामिया वर्तमान में इसे इराक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे हर बार आपको हर शिफ्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नागालैंड का कौन सा मार्शल आर्ट सुमीनागा जनजाति का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। क्या है? नागालैंड का कौन सा मार्शल आर्ट सुमीनागा जनजाति का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँख की किट्टी नागालैंड का ऐसा मार्शल आर्ट है जो सुमीनागा जनजाति का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन पोस्ट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी के लिए में किस लिए दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास में त्वरित और व्यापक रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कानपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है क्वेश्चन? कानपुर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औद्योगिक विकास के लिए कानपुर शहर प्रसिद्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और पूर्व का मैनचेस्टर किस शहर को जाना जाता है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और पूर्व का मैनचेस्टर जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 2017 में मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा था। 2017 में मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल। 2017 में मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर भारत का केरल राज्य रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है केरल का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2017 में कितना रहा था। केरल का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2017 में कितना रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2017 में 0.784 रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। क्या है क्वेश्चन? वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वी अनंत नागेश्वरन वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? यानी भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों को कब बंद किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण यानी रुपया को, नोट को बंद कब किया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1946 में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडेंट हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंडेंट हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से हम इंडेंट हटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो सकती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाने से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा, आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी हो सकती है, तो इसलिए आयरन की गोली आप हमेशा खाते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? क्या है क्वेश्चन? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या है क्वेश्चन? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में कब मनाया गया? मतलब हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला आयोग कब गठित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला आयोग कब गठित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला आयोग गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जापान ओसाका एक्सपो 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? जापान ओसाका एक्सपो 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी म्याकू म्याकू म्याक्यू म्याकू जापान ओसाका एक्सपो 2025 का आधिकारिक शुभंकर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ओसाका एक्सपो 2025 का थीम या विषय क्या रहा था। ओसाका एक्सपो 2025 का थीम या विषय क्या रहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज का डिजाइन करना। हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज का डिजाइन करना ओसाका एक्सपो 2025 का विषय या थीम रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल द्वारा दोबारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। क्या है क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल द्वारा दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 200 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यपाल द्वारा दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अनुच्छेद 200 का उल्लंघन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के परामर्श में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। क्या है क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 121 के खंड 2 के तहत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या है क्वेश्चन। उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोपब्लिका को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस आभूषण का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। निम्नलिखित में से किस आभूषण का उपयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हीरा को हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में इस्तेमाल नहीं करते थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग झारखंड से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में फाइल को जल्दी सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्या है MS एक्सेल में फाइल को जल्दी सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एस से हम फाइल को जल्दी सेव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय लगभग कितनी पहाड़ी रियासतों ने मिलाकर इसे एक मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया था।
हिमाचल प्रदेश के गठन के समय लगभग कितनी पहाड़ी रियासतों ने मिलाकर इसे एक मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक मुख्य आयुक्त हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त द्विभाषी और द्विलिपि संयुक्त सिक्के चलाने वाले प्रमुख इंडो ग्रीक शासक कौन थे? संयुक्त सिक्के चलाने वाले प्रमुख इंडो ग्रीक शासक कौन थे जिनके सिक्कों पर ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं और लिपियों का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डेमेट्रिक द्वितीय ऐसे इंडो ग्रीक शासक थे जिनके सिक्कों पर ग्रीक और भारतीय दोनों भाषाओं में और लिपियों का प्रयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतिम उत्पाद है? इकोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतिम उत्पाद है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिस्कुट। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बिस्कुट एक अंतिम उत्पाद हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की रक्षा और आवाहन राष्ट्रीय सेवा का कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के क्लोज में आता है? देश की रक्षा और आवाहन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के क्लोज में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 ए का डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? एफडीआई से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूंजी प्रवाह में वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा। एफडीआई से भारत में पूंजी प्रवाह में वृद्धि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 2025 में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत कितने रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? तमिलनाडु सरकार ने 2025 में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत कितने रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार निम्नलिखित में से किस माध्यम से पेमेंट कर सकती है? भारत सरकार निम्नलिखित में से किस माध्यम से पेमेंट कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेफ्ट या आधार कार्ड आधारित भुगतान और यूपीआई लाइट तीनों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले के चीफ जुडिशियल ऑफिसर क्रिमिनल मामलों में क्या कहलाते हैं? जिले के चीफ जुडिशियल ऑफिसर क्रिमिनल मामलों में क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिले के चीफ जुडिशियल ऑफिसर क्रिमिनल मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल या सामान्य मामलों में जिले के चीफ जुडिशियल ऑफिसर किस स्तर के अधिकारी कहलाते हैं? सामान्य मामलों में जिले के चीफ जुडिशियल ऑफिसर किस स्तर के अधिकारी कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीनियर सिविल जज या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन मतलब 47 नंबर क्वेश्चन है, गतका किस राज्य का मार्शल आर्ट है? गतका किस राज्य का मार्शल आर्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। क्या? पंजाब का मार्शल आर्ट गतका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई शहर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? मुंबई शहर को किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत का बोस्टन के उपनाम से मुंबई शहर को नहीं जाना जाता है। बाकी सभी उपनामों से भारत के मुंबई शहर को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन? हैदराबाद शहर को किस उपनाम से
जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियों का शहर और निजामों का शहर। मोतियों का शहर और निजामों का शहर उपनाम से हैदराबाद को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग शहर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित भारत की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली में स्थित भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार हमारा 51 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है दोस्तों, जो 19 जून को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इनमें से कितने क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो उस शिफ्ट का हम क्वेश्चन आंसर आपके साथ एनालिसिस कर पाएँ और आपको बता पाएँ। तो चलिए, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।